ॐ ब्रह्मा मुरारेः त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। मित्रों, सुप्रभात। जैसे आप जानते हैं, हम हर शनिवार के दिन प्रातः काल कुछ ज्योतिषी सूत्रों का आकलन करते हैं, उनका विवेचन करते हैं और उन्हीं ज्योतिषी सूत्रों के आधार पर भविष्य के बारे में क्या होने की प्रबल संभावना है उसी की बात करते हैं। तो इसी कड़ी में मित्रों, आज हम बात करेंगे अरिष्ट योग। अरिष्ट योग में भी बालारिष्ट योग। बालारिष्ट का मतलब है बचपन में ही बच्चे के जातक जातिका के उस अबोध बालक के पैदा होने के समय से ही कैसी उस पे संभावना है, इस तरह की बातें, इस तरह के तथ्य हम रखेंगे ज्योतिषी आकलन से, ज्योतिषी पद्धति से। तो पहली बात, बालारिष्ट को जानने का नियम। मित्रों, किसी भी बालक की, बालिका की कुंडली का जब हम विवेचन करते हैं तो महर्षि पराशर के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार यदि कोई अरिष्ट योग ही न हो, अर्थात बालारिष्ट ही न हो, बालारिष्ट से मतलब है उसकी जान को ही कहीं खतरा न हो, तो 12 वर्ष तक की उम्र में उस बालक का, बालिका का कुंडली का विस्तृत विवेचन तो ज्योतिषी को करना चाहिए, लेकिन उससे संबंधित जो विस्तृत बातें हैं, प्रेडिक्शन है, भविष्य कथन है, बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। हाँ, अरिष्ट योग अगर है तो उसके बारे में अलर्ट जरूर करना चाहिए। अलर्ट का शब्द मैं इसलिए मित्रों यूज कर रहा हूं, हमको किसी को डराने धमकाने की, मिसगाइड करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कार्य, ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो बीमार हो जाए, कमजोर हो जाए, कोई और दिक्कत परेशानी हो और ज्योतिषी ने भी उसमें बता दिया कि भैया ये परेशानी है, तो वो और ज्यादा अहितकारी हो सकता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, उसको 12 वर्ष तक बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो, तो कुंडली का विस्तृत विवेचन का भविष्य कथन, फल कथन नहीं करना चाहिए। इसकी वजह क्या है मित्रों, जो शास्त्र सम्मत पद्धति है उसके आधार पर उसकी विवेचना करते हुए हम जानते हैं कि बालक, बालिका, जातक जब तक बच्चा पैदा होता है तो पहले पैदा होने के दिन से पहले 4 वर्ष तक उस पर सब कुछ, गुण या दोष, अच्छा या बुरा, माँ के पास रहता है। माँ से मिलते हैं, माँ से अच्छाई बुराई, चाहे स्वास्थ्य भी उसमें है, अरिष्ट योग भी है, उससे डिपेंड करता है। तो पहले अगर कोई दिक्कत हो तो माँ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, या माँ को भी उस बालक का, जातक का विशेष ध्यान रखना ही चाहिए। पहला 4 वर्ष हो गया। फिर जब 4 वर्ष से जब दूसरा ईयर शुरू हो जाता है, अर्थात 5वां वर्ष शुरू हो जाए, 5वें वर्ष से 8 वर्ष तक, 4 से 8 के बीच में वह पिता के पास रहता है। पिता का सानिध्य भी उसको अधिक हो जाता है और माँ का तो रहता ही है, तो इसलिए उसकी देखरेख, उसकी सेवा शुश्रूषा, उसका हर तरह से केयर करना पिता की जिम्मेदारी भी बढ़ने लगती है। तो इसलिए यदि बालक को कोई अरिष्ट है, परेशानी है, दिक्कत है, बीमारी है, तो उसमें पिता की जिम्मेदारी माँ की तरह और अधिक बढ़ जाती है और उसकी वजह भी माँ के साथ पिता भी जुड़ जाते हैं। तो 8 वर्ष इस तरह हो गए। अब इसी के बाद तीसरी बात, जो 8 वर्ष से 12 वर्ष का जो समय है, वह जातक, वह इंसान, वह बालक, वह बालिका 8 वर्ष के बाद कुछ वो समझने भी लगता है और तब उसको अब कुछ फल अपने पूर्व जन्म के मिलने लग जाते हैं। पूर्व जन्म से वो क्या लेके आए, कुछ फल वो अपने स्वयं के द्वारा किए जाने से मिलने लग जाते हैं। कुछ पूर्व जन्म के पाप हैं तो कुछ दुष्परिणाम, कुछ अगर पुण्य हैं तो उसके शुभ परिणाम। ये सारी चीजें मिला के उसको
फल मिलते हैं, और अगर दुष्परिणाम हैं, पूर्व जन्म के पाप हैं, तो उसको अरिष्ट योग बनता है। पिता की स्थिति खराब, माता की स्थिति खराब और पूर्व जन्म की भी दिक्कत हो तो 12 वर्ष तक फिर उसको इस तरह का जो सिम्टम है वो दिख जाता है। हाँ, तो ज्योतिषी का कार्य है बहुत सावधानी से कि उनको आइडेंटिफाई भी करे और उनका निराकरण भी करवाए। यह तो बात थी सामान्य सी बात हर किसी के लिए। अब इसके बाद कुंडली का विवेचन करके हम कैसे ध्यान रखें। सबसे पहले जातक जातिका की कुंडली में चंद्रमा का स्थान, चंद्रमा का योग्यता, चंद्रमा की भूमिका, उसका जानना जरूरी है। सबसे पहले चंद्रमा किस भाव भावेश के वो हैं, किस भाव के भावेश हैं, किस भाव के स्वामी हैं, और किस भाव में किस ग्रह के साथ वो युति कर रहे हैं या दृष्टि परिवर्तन कर रहे हैं, दृष्टि कर रहे हैं, या चंद्रमा पर किसकी दृष्टि आ रही है, इनका भी हमको ध्यान रखना होगा। यदि किसी जातक जातिका की कुंडली में जन्मकालीन लग्न में चंद्रमा छठे, 8वें या 12वें भाव में, द्वादश भाव में होते हैं तो उसको कहीं अरिष्ट योग होता है। कोई न कोई छोटी मोटी बीमारी, सर्दी जुकाम, पेट की, इस तरह की चीजें होती रहती। और अबोध बालक को सर्दी जुकाम बुखार होता रहे वो भी दिक्कत है, पेट की परेशानी होती रहे वो भी दिक्कत है। तो इस तरह का हमको ध्यान रखना है। फिर चंद्रमा यदि निर्बल हो, निर्बल चंद्रमा कैसे होंगे, 6, 8, 12 में गए वो भी निर्बल हैं, शत्रु क्षेत्रीय हो, शत्रु राशि में हो, ग्रहण योग बनता हो, पाप कर्तरी में हो, तो चंद्रमा कमजोर, या नीच के चंद्रमा, हर स्थिति में चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं। अंशों में बहुत कम हो, बहुत अधिक हो, अमावस्या के दिन के चंद्रमा, या कृष्ण पक्ष में अष्टमी के बाद के चंद्रमा हो, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक के चंद्रमा भी निर्बल माने जाते हैं। तो यह स्थिति भी उसको अरिष्ट योग देती है। इसी तरह से चंद्रमा किसी भी तरह से पीड़ित हो तो वह अरिष्ट योग का कारण बनता है। फिर दूसरी बात, पहली बात चंद्रमा की ज्योतिषीय आकलन से, दूसरी बात लग्न तथा लग्नेश का महत्व। लग्न क्या है, लग्न की स्थिति कैसी है, कितने डिग्री के लग्न हैं, लग्न में कौन से ग्रह बैठे हैं, लग्न में किस किस ग्रह का प्रभाव है, लग्न का जो भी है उसको किस नक्षत्र में है, इनका प्रभाव, लग्न की पोजीशन। फिर लग्नेश की पोजीशन कैसी होगी, लग्नेश कैसे हैं, लग्नेश उच्च के हैं क्या, नीच के हैं क्या, स्वराशि के हैं क्या, मूल त्रिकोण राशि के हैं क्या, शत्रु क्षेत्री हैं, पाप कर्तरी में हैं, या और 6, 8, 12 में हैं क्या। हर तरह से लग्न और लग्नेश का विशेष आकलन करने के बाद भी किसी भी जातक जातिका के लिए अरिष्ट योग का पता चलता है। बालारिष्ट भी के लिए भी चंद्रमा के बाद सबसे पहले हमको जो आकलन करना है वो अरिष्ट योग के लिए लग्न तथा लग्नेश की इंपॉर्टेंस भी देखना चाहिए। इस चक्कर में, इस क्रम में यदि लग्न लग्नेश पीड़ित हों, दुर्बल हों, कमजोर हों, 6, 8, 12 में हों, थोड़ा सा पाप किया हुआ भी, थोड़े से पापकारी भी, थोड़ी सी नेगेटिविटी भी, कल ही थोड़ी सी हल्की बारिश हुई, कुछ बूंदों से गीला हो गया तो सर्दी जुकाम बुखार हो गया, वह भी एक अरिष्ट योग बनता है। यह आइडेंटिफाई करने का दूसरा सूत्र। मित्रों, तीसरा सूत्र जो है अष्टम तथा अष्टमेश, अष्टम भाव किसी भी जातक जातिका के लिए सर्वप्रथम आयु का भाव है, और जो भाव आयु का है वही भाव हमारे शरीर को छोड़ने का अर्थात मृत्यु का भाव भी होता है। तो अष्टम भाव की स्थिति, वैसे तो माना जाता है कि अष्टम भाव में कोई ग्रह न हो तो अच्छा है, और अष्टमेश कहाँ पोजीशन है, कहाँ उनकी स्थिति है, किस भाव में हैं, किस भाव के स्वामी से वह युति कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, एस्पेक्ट कर रहे हैं, पीएससी कर रहे हैं, तब उसकी पोजीशन भी। लेकिन अष्टम भाव में मित्रों यदि स्वराशि का कोई ग्रह हो तो उतनी स्थिति विचित्र, विकल, विकराल, विकट नहीं होती। साथ ही यदि शनि भी अष्टम भाव में हो तो अरिष्ट बीमारी तो थोड़ी मोड़ी देते हैं, लंबी समय तक देते हैं, कि अष्टम का शनि बीमारी भी लंबी देते हैं, लेकिन मृत्यु आसानी से नहीं देते, अर्थात उम्र तो शनि महाराज बड़ी करते ही हैं। इसी तरह यदि स्वराशि के हों कोई भी ग्रह तो अपने भाव को,
अपने हाउस को कोई भी ग्रह खराब नहीं करता, इसलिए वो स्वराशि का ग्रह भी वो कुछ बचाव करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन अलग अलग ग्रहों का कारकत्व अलग है, उनके अनुसार भी फल देंगे। चंद्रमा भले ही स्वराशि के अष्टम भाव में हो तो कोई न कोई वो पेट संबंधी, क्षुधा संबंधी परेशानी तो देंगे। मंगल स्वराशि के भले ही अष्टम भाव में हो, कहीं न कहीं इंजुरी, चोट तो दे देंगे, ब्लड की प्रॉब्लम तो दे देंगे। गुरु अष्टम भाव में हो, स्वराशि के भले ही हो, पेट संबंधी विकार वो दे देते। शुक्र हो तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में यौन संबंधी, जननांग संबंधी परेशानियां दे ही देते हैं। बुध महाराज हो जाएं तो इचिंग का काम दे देते हैं, स्किन की परेशानी दे ही देते हैं। और सूर्य यदि हो, सूर्य भी भूख बहुत ज़्यादा, और कहीं जो पाइल्स फिशर्स का काम है वह गुरु भी, मंगल भी और सूर्य भी मिलकर वो भी दे देते हैं। अलग अलग चीज में है, स्वराशि के होने के बावजूद भी कुछ देते हैं। अब मित्रों, ये तीसरी बात थी। चौथी बात है केंद्र में, या केंद्रों में कहूं, प्लुरल बात कहूं, केंद्रों में पाप ग्रहों का अशुभ प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। केंद्रों में, लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या दसम भाव में यदि केवल पाप ग्रह हो तो ज्योतिषी आकलन के अनुसार भी, ज्योतिषी पद्धति भी, पराशरी पद्धति भी, वैदिक पद्धति भी यही बताती है, केंद्र में यदि केवल पाप ग्रह हो तब भी वह अरिष्ट योग का कारण होता है। लेकिन पाप ग्रह यदि स्वराशि के हों, उच्च के हों, मूल त्रिकोण के हों, तब फिर वह कुछ बात बदल जाती है। फिर भी कुछ तो फर्क पड़ता ही है, कुछ तो वो देता है, क्योंकि करेले का जो क्षार है, उसका चरित्र है, कुछ कड़वा होना तो है। गुड़ का मिठास है तो करेले का कड़वा है, कुछ तो देगा, फिर भी बहुत ज्यादा खराब नहीं। अब अरिष्ट योग की बात कर रहे थे, बाल अरिष्ट की बात कर रहे थे। गोचर विशेषतः द्विग्रह गोचर, डबल ट्रांजिट द्विग्रह गोचर के लिए मित्र, जैसे आप सब जानते हैं कि हम शनि तथा गुरु महाराज के गोचर का प्रभाव, उसका आकलन, उसका प्रयोग किया जाता है। गुरु और शनि किसी एक पर्टिकुलर भाव पर चाहे स्थित हो या दृष्टि कर रहे हो, दृष्टिपात कर रहे हो, किसी भी एक भाव पर, उस भाव, वो भाव एक्टिवेट हो जाता है। उस भाव को द्विग्रह गोचर से प्रभावी कहा जाता है। अब द्विग्रह गोचर से प्रभावी हो रहा हो कोई भाव, और साथ ही यदि दशा प्रतिकूल चल रही हो उस भाव से संबंधित, या लग्न से संबंधित, या छठे भाव से संबंधित, तो जो भाव एक्टिवेट हो रहा है, शरीर का जो भी अंग का भाव एक्टिवेट हो रहा है, उस अंग में व्याधि होने की संभावना होती है, कष्ट मिलने की संभावना होती है। अरिष्ट का मतलब कष्ट, कष्ट नॉर्मल कष्ट, अधिक कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट भी मित्रों उसी में शामिल। अब दशा यदि प्रतिकूल चलती हो, बालारिष्ट की बात कर रहे हैं, बालारिष्ट में 12 वर्ष की उम्र तक यदि प्रतिकूल ग्रह की दशा चलती, प्रतिकूल का मतलब है जो नेगेटिव रिजल्ट देने वाले, बुरे परिणाम देने वाले, खराब परिणाम देने वाले, वो प्रतिकूल ग्रह की दशा है, वो भी एक कारण होता है अरिष्ट योग बनने का, उसकी वजह से भी दिक्कत होती है। अब आज मित्रों हमने अरिष्ट योग की थोड़ी सी जानकारी दी। अब आने वाले शनिवार के दिन प्रातःकाल फिर हम अरिष्ट योग की थोड़ी और विस्तृत व्याख्या करेंगे। मेरे परम मित्र राजेश मानन साहब को प्रणाम, मेरे अनुज, मेरे मित्र बीडी पांडे जी को भी नमस्कार, आशीर्वाद। आप सभी बड़े ध्यान से सुनते हैं, आपका साधुवाद, धन्यवाद। और जो मित्र डायरेक्ट लाइव नहीं आ पाते, मैं जानता हूं, वह यूट्यूब पर भी या लाइव रहता है, उपलब्ध रहता है, उसमें भी देखते हैं, और फेसबुक पर भी रहता है, उसमें भी देखते हैं। आने वाले शनिवार के दिन फिर हम कुछ बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, साधुवाद। हाँ, कल रविवार के दिन हम ज्योतिष के अलावा कुछ और बात करते हैं, धार्मिक बात करते हैं, वास्तविक बात करते हैं। कल के लिए फिर इंतजार कीजिए, कल मुझे भी आपका इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।